हाय फ्रेंड्स, मैं रघुनाथ सर। आप सभी का यूट्यूब चैनल वीडियो में आपके में हार्दिक स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विराम चिन्हों इस विषय पर हल्के फुल्के अंदाज में चर्चा करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है विराम चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्किंग। दोस्तों, विराम चिन्ह इस शब्द का अर्थ पहले देख लें तो देखता रहेगा। तो विराम चिन्ह, विराम प्लस चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहराव। खास तौर पर लेखन कार्य करते समय या बोलते समय भी जहाँ जहाँ हम रुकते हैं, थोड़ा थोड़ा ठहराव लेते हैं, उस ठहराव के कम या अधिक प्रमाण के अनुसार अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, पूर्ण विराम हो या इसी प्रकार के अन्य तरह के विरामों के बोधक चिन्ह जहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, उन सभी को मिलाकर हम कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ऐसे विराम चिन्हों के करीबन 12 या 13 प्रकार हैं। हम उन्हीं को देखते हैं। तो सर्वप्रथम आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी किसी भी वाक्य के पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह दिया जाता है। वो इस प्रकार होता है। आजकल अंग्रेजी की तरह हमारे कुछ छात्र हिंदी लिखते समय भी दंडक की जगह डॉट लगाते हैं, परंतु ये हमारे भाषा के शुद्ध लेखन कार्य के हिसाब से स्वीकार्य नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, विराम चिन्ह पूर्ण विराम हमारे हिंदी का ही लेखन कार्य करते समय हिंदी का ही पूर्ण विराम दें तो बेहतर रहेगा। वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। दोस्तों, 3 ऐसे चिन्ह हैं जो वाक्य के अंत में लगता है। हमारी हिंदी भाषा की बात करें तो पहला होता है पूर्ण विराम, दूसरा होता है विस्मयादिबोधक और तीसरा होता है प्रश्न सूचक। इनमें से अधिकतर हर वाक्य के पूरा होने के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। राइट, जैसे सदा सत्य बोलो, वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम चिन्ह दिया। दूसरा उसे पढ़ने दो, वाक्य पूरा हुआ, चिन्ह दिया, जो पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष इसका दूसरा एक पहलू है कि जहाँ कहीं भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न का भाव वाले कोई वाक्य हो और उसका अंत जब किया जाता है, मतलब जो प्रश्न का बोध कराते हो परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, तुम्हें क्या बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पर प्रश्न का बोध होता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न का बोध है, इसलिए अंत में प्रश्न सूचक नहीं बल्कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हम अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है। यहाँ पर भी क्या अर्थात प्रश्न का बोध हो रहा है, परंतु ये अप्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए प्रश्न सूचक की जगह पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा एक पहलू है काव्य अथवा कविता के छंदों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। काव्य या कविता है पोएम, जैसे कविदास जी को तो आप जानते हैं, रहीमदास, बिहारी, ये सब हमारे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि हैं। उन्हीं कविदास जी का एक दोहा, जो छंद का एक प्रकार कहलाता है दोहा, जैसे पानी केरा बुदबुदा इसी हमारी जाते, एक दिन छिप जाएंगे तारे जो बरबाते। पानी केरा बुदबुदा इसी हमारी जाति, पहली पंक्ति कंप्लीट हुई, पूर्ण विराम लगाया। सेकंड, एक दिन छिप जाएंगे तारे जो बरबाते, दूसरी पंक्ति कंप्लीट हुई, 2 दंडक लगाए। तो इस प्रकार काव्य या कविता के छंदों के अंत में भी इसी प्रकार के पूर्ण विराम के चिन्ह लगाए जाते हैं। 3 प्रकार हुआ दोस्तों यहाँ पूर्ण विराम के अंतर्गत। एक, वाक्य पूरा हो जाने के बाद। दूसरा, अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में। तीसरा, काव्य अथवा कविता में छंदों के रूप में, छंदों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ हमारा पूर्ण विराम का और उससे जरूरी जानकारी। दूसरा विराम चिन्हों का दूसरा प्रकार होता है प्रश्न सूचक या प्रश्नबोधक। आमतौर पर वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव वाक्य में प्रश्न पूछे जाने के बाद वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
वहाँ कौन खड़ा है, या आप कहाँ गए थे, या आप कहाँ से आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। राइट, अंत में आता है प्रश्न सूचक। जब भी प्रश्न पूछें वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या प्रश्न बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। दोस्तों, इन्हीं के साथ साथ दूसरा एक पहलू इसमें ये भी है कि जब कभी संदेह या अनिश्चितता का बोध हो, या संदेह या अनिश्चय की स्थिति हो, तो ऐसे समय में यह चिन्ह कोष्टक में प्रयुक्त होता है। जब डाउट हो, अनडेफिनेट का बोध हो, वहां पर यह प्रश्न सूचक कोष्टक में प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तस्कर देश सेवक होता है, अर्थात तस्कर कभी देश सेवक नहीं होता, वो बस अपनी जेब भरने के पीछे पड़ा रहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वो कभी देश सेवक नहीं होता। परंतु कहाँ जाता है, कुछ लोग कहते हैं। तो इसीलिए तस्कर देश सेवक, मन में डाउट आया तो कोष्टक में हमने प्रश्न सूचक को प्रयुक्त किया, होता है, वाक्य कंटिन्यू करके अंत में फुल स्टॉप दिया। तो यहाँ कहने का भाव ये जरूरी है कि संदेह या अनिश्चित कथन के बारे में अनिश्चितता का बोध हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो हमने ये प्रश्न सूचक चिन्ह कोष्टक में प्रयुक्त किया। ठीक इसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण देखिए, जनता की दृष्टि में सही नेता नेक। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नेता गिने चुने नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी नेताओं की क्या स्थिति है। इसलिए ऐसा जब कोई वाक्य कहता है कि जनता की दृष्टि में सभी नेता नेक होते हैं, तो नेक के बाद मन ही मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, और यही डाउट दिखाने के लिए हम कोष्टक में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे जमाखोर नेताओं को देशभक्त कहा जाता है, या जमाखोर कालाबाजारू लोग भी देशभक्त कहलाते हैं। तो कालाबाजारू के बाद जो मन में डाउट आता है कोष्टक में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा प्रश्न सूचक और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जानकारी। अगला तीसरा है विस्मय अधिबोधक, अर्थात एक्सक्लेमेशन। खास तौर पर जहाँ भाव भावनाओं का आवेग हो, अर्थात भावावेग हो, या विस्मय आदि का बोध कराने की बातें हो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जहाँ भावावेग या विस्मय आदि का बोध कराने वाले पदबंधों हो, एक से अधिक, दो या दो से अधिक भी होते हैं कभी कभार, राइट। भावावेग या विस्मय आदि का बोध कराने वाले दो पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, आहा कितना सुंदर मौसम है, मौसम की जगह स्थान भी प्रयुक्त कर सकते हैं आप। आहा कितना सुंदर मौसम है, एक पहला पद है और दूसरा पदों का बंध है। चाहे पद हो या पदों का बंध हो, इनके बाद इस प्रकार विस्मयादि बोधक अर्थात एक्सक्लेमेशन चिन्ह मार्किंग का प्रयोग किया गया या किया जाता है। दूसरा इसी प्रकार, काश मैं उसे देख पाता हूँ। काश का मतलब ये होता है कितना अच्छा होता है, राइट। इसलिए उसके बाद एक्सक्लेमेटरी लगना स्वाभाविक है। इसी तरह मैं उसे देख पाता, वाक्य के अंत में भी विस्मय का बोध हो रहा है, इसलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह पद के बाद भी और पदबंध के बाद भी लगाया गया है। तो पद हो या पदबंध हो, उनके बाद इस प्रकार विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, उपवाक्यों के बाद लगता है, जैसे अच्छा होता राम, एक्सक्लेमेटरी, अच्छा होता तुम चले गए होते, अब कुछ देर बाद वापस चले आते हैं। तो इस प्रकार एक या एक से अधिक वाक्य या उपवाक्य जब प्रयुक्त होते हैं तब भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, उसके बाद हमने उपवाक्य कहे, राम के बाद एक्सक्लेमेटरी कहेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा एक और पहलू है दोस्तों, विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। संबोधन चिन्ह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी को संबोधित करने के बाद भी लगता है, राइट। जैसे मोहन तुम जरा इधर आओ, यहाँ पर मोहन को संबोधित किया गया।
इसलिए मोहन के पश्चात तुरंत एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मय आदि बोधक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, जैसे मोहन, राइट। दूसरा इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आगे हम कहेंगे मुझे अपने जरूरी काम को निपटाने के लिए जाना होगा। या अध्यक्ष महोदय, ये जो है ये क्या है, अध्यक्ष को हम संबोधित कर रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय के बाद हमने एक्सक्लेमेशन अर्थात विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया, उसके बाद आगे का वाक्य कंटिन्यू किया। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो भावावेग, ये विस्मय आदि का बोध कराने वाले पदबंधों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा, उपवाक्यों के बाद विस्मय अगर दिखता है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और तीसरी बात, किसी को संबोधित करते हुए संबोधन के पश्चात विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे मोहन, अध्यक्ष महोदय, ये क्या है, हमने संबोधित किया, इनके बाद इसीलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयुक्त हुए। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो यहाँ हमारा तीसरा विराम चिन्ह का प्रकार विस्मयादिबोधक चिन्ह समाप्त हुआ। चौथा है दोस्तों अल्पविराम। अल्पविराम, इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों के साथ अगर इसकी तुलना की जाए तो अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसके कुछ नियम हैं जिसे जानना जरूरी है। पहला, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों यानी एक ही जाति के, एक ही वर्ग के और उपवाक्यों को एक ही जाति के, एक ही समान वर्ग के शब्दों तथा उपवाक्यों को अलग करने के लिए विराम अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैदान में राम, श्याम, मोहन और गोपाल खेलते हैं। राम, श्याम, मोहन और गोपाल, ये क्या है, एक ही जाति के समान वर्ग के शब्द हैं।